नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीश सखिया, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ सखिया स्किन क्लिनिक। आप सब जानते हो कि आज 6 अप्रैल वर्ल्ड स्किन हेल्थ डे है, तो पूरे इंडिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो वेरियस आप सब जानते हैं कि वेरियस डे सेलिब्रेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि आप देखो वैलेंटाइन डे होता है, काफी डेज होता है, मिस इम्पोर्टेंस रहता है, मदर्स डे होता है। तो ये इससे क्या है कि स्किन डे के साथ हम स्किन का इम्पोर्टेंस भी समझते हैं। स्किन सबसे निग्लेक्टेड क्या बोलते हैं ऑर्गन होता है। वैसे घर में काफी बुजुर्ग रहता है, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, बराबर। वैसे स्किन लास्ट में आता है। वैसे लास्ट 10-12 साल में स्किन के बारे में अवेयरनेस काफी आई है। टीनेजर अभी वो स्किन के जब से सेल्फी आ गई ना, स्किन का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। परंतु फेस सिर्फ स्किन नहीं है, पूरे बदन की स्किन जो नहीं, फेस हमारा जो होता है पाम 1 पाम इज इक्वल टू 1%, तो फेस हमारा 4% से ज्यादा नहीं होता है, तो फेस की वैल्यू बहुत है। ऐसा ही पूरे बदन का है। स्किन में इसमें हेयर भी आ जाता है, नेल भी आ जाता है। तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरियोलॉजिस्ट और लेप्रोलॉजिस्ट जो इंडिया की जो प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है, जो IIDVL के नाम से जाना जाता है, जो 11,000 प्लस इसमें डर्मेटोलॉजिस्ट मेंबर है और 130 करोड़ पॉपुलेशन की स्किन का वो ध्यान रख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जब भी स्किन का प्रॉब्लम है तो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को बताना या आग्रह रखना चाहिए, क्योंकि MD जो DVD है, क्या बोलते हैं DNB होता है, वो 5 साल 5.5 साल MBBS इंटर्नशिप करने के बाद 2 से 5 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया होता है, तो उसमें वो एक्सपर्ट बने होते हैं। तो जब भी आप डर्मेटोलॉजी को दिखाओ तो इसका क्रेडेंशियल आपको देखना जरूरी है, क्योंकि काफी लोग डर्मेटोलॉजी लिखते हैं परंतु होते नहीं है, क्योंकि काफी जो ट्रेनिंग लिए होते हैं पर डिग्री नहीं होती है। तो ये खास ध्यान रखना कि आपका जो स्किन प्रॉब्लम जिसको दिखा रहे हैं वो इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि काफी, क्योंकि अभी 130 करोड़ की पॉपुलेशन में 11,000 मीन्स 1,30,000 के बीच में एक डर्मेटोलॉजिस्ट, तो डर्मेटोलॉजिस्ट की वहाँ भीड़ बहुत रहती है। ये पब्लिक ज्यादा है, डॉक्टर कम है, और गवर्नमेंट ओवरनाइट ज्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसके लिए टाइम चाहिए। तो इंटरनेशनल क्राइटेरिया 10,000-20,000 के बीच में एक डर्मेटोलॉजिस्ट, इसके लिए भारत को 20-30 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी से एग्जिस्टिंग डर्मेटोलॉजिस्ट को आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना जरूरी है। तो जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एडवाइस दे, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। अदरवाइज क्या, डॉक्टर भी इतना बिजी, पेशेंट भी बिजी, सब क्या क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए आते हैं। मीन्स तकलीफ है तो आज आए, कुछ खुजली हुई, दवाई दे दिया, दवाई ले लिया, फिर भूल जाते हैं, डॉक्टर भी भूल जाते हैं, पेशेंट भी। फिर सेम ट्रीटमेंट के लिए, सेम प्रॉब्लम के लिए पेशेंट अगेन अगेन आता है। तो प्रिवेंशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक वैक्सीन हम क्यों लेते हैं, कोरोना की वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए, ताकि हम लग जाए। तो काफी डिसीज जैसा, मानो कि आज सनबर्न हो गया, तो दूसरी बार अगर आपने सनस्क्रीन यूज नहीं किया तो वापस सनबर्न होने वाला है। तो प्रिवेंशन के लिए भी आपको इतनी जरूरी है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है, ये ट्रू कंसल्टेंट जो आता है, कि आपको जो एडवाइस दे, इंफॉर्मेशन तो आपको सब जगह पे मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन डॉक्टर गूगल बाबा है, कहीं से भी, परंतु एडवाइस जो होता है तो वो कस्टमाइज होती है। मीन्स आपको आपकी चीज, आपकी स्किन के लिए, आपकी तासीर के लिए कौन सी चीज चाहिए, कौन सी प्रोसीजर चाहिए, कौन सा लेजर चाहिए, कौन सा बायोलॉजिकल चाहिए, वो डर्मेटोलॉजिस्ट तय करते हैं। तो ये हमने पान इंडिया में, ये IIDVL का जो मीडिया सेल, इसका चेयरपर्सन हूँ, और पूरी हमारी टीम है। इसमें जो कन्वेनर है डॉक्टर रश्मि शर्मा है, और बाकी की टीम है। तो वो पान इंडिया में ये मूवमेंट अभी आज से चालू किया है, और फर्स्ट डे ये पूरा वीक हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आज का टॉपिक जनरल अवेयरनेस है कि स्किन के लिए आपको जो भी मन में क्वेश्चन है आप हमें पूछ सकते हैं। कल के दिन के लिए हम सनस्क्रीन के बारे में और समर टिप के बारे में बताएंगे। परसों हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जो दादर बोलते हैं दराज, बार बार दराज होती है, अभी गर्मी आई तो इसमें, और समर में स्किन के लिए क्या क्या करना है वो भी हम बताएंगे। इसके बाद एक्ने, पिंपल्स के लिए क्या क्या, क्योंकि गर्मी में पिंपल्स भी बढ़ जाएंगे। टीनेजर को जो पिंपल्स, स्कार, पिगमेंटेशन, ओपन पोर्स जो होता है, उसका जो बर्निंग जो प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन बताएंगे। इसके बाद के दिन कोविड वैक्सीन से और कोविड डिसीज से क्या क्या, किसी को हेयर फॉलिंग बहुत होता है कोविड डिसीज के बाद, उसको बोलते हैं टेलोजन इफ्यूम, और अर्टिकेरिया, सिरवा निकलने का वैक्सीन की थोड़ी टेम्पररी साइड इफेक्ट, लॉन्ग टाइम साइड इफेक्ट, तो वो हम उसके बारे में आपको सॉल्यूशन बताएंगे। इसके बाद छठे दिन हम लेजर के बारे में बताएंगे कि लेजर कौन यूज कर सकते हैं, और आपको किसको दिखाना, लेजर ट्रीटमेंट आपको कहाँ से लेनी चाहिए। इसके बाद एस्थेटिक,
जो बोटॉक्स, फिलर, जो थ्रेड्स, काफी चीज जो मिथ्स लोगों के मन में जो मान्यता होती है अच्छी और बुरी, तो हम उसको साइंटिफिक सटीक तरह से बताएंगे कि आपको कौन सी चीज लेनी चाहिए, कहाँ लेनी चाहिए। लास्ट में डर्मेटो सर्जरी, काफी डर्मेटो सर्जरी अभी पॉपुलर है। इसमें शिस्ट से मान के लाइपोमा, चर्बी की गांठ, विटिलिगो सर्जरी, सफेद दाग की आधुनिक टेक्निक की मदद से सफेद दाग आप निकाल सकते हैं। पिंपल्स के बारे में स्कार, हेयर ट्रांसप्लांट भी डर्मेटोलॉजिस्ट कर सकते हैं। तो स्कार रिविजन काफी चीज तो डर्मेटो सर्जरी द्वारा काफी चीज की जाती है जो पहले डर्मेटोलॉजी के डोमेन में नहीं थी। तो ये सब पूरा वीक हम स्किन हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करेंगे पूरे इंडिया में। तो वो दिन आप चाहे इंडिया की कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट का आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मेजोरिटी यंग डर्मेटोलॉजिस्ट वो ऑनलाइन हो गए, वो हमें 4 से 8 के ड्यूरेशन में, कि कोई लोग वैसे 11 से 7 तक कोई भी जुड़ सकता है, तो हर एक डॉक्टर को स्पेसिफिक ओपीडी में स्पेसिफिक टाइम स्पेयर करके आपको ऑनलाइन आएंगे। तो हमने आज सुबह से हमने ये ऑनलाइन थोड़ा प्रचार किया था, ऑनलाइन जो पोस्ट किए थे, तो काफी क्वेश्चन आए हमारे पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिकॉशन दैट कैन बी टेकन फॉर स्किन इफ हैव एक्ने प्रोन स्किन ड्यूरिंग समर, आई एम कंफ्यूज व्हिच सनस्क्रीन शैल आई यूज। ये ध्वनि ने क्वेश्चन किया है कि अभी समर आ गया है और मेरी स्किन एक्ने प्रोन स्किन है, तो मुझे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। और उसने ये भी पूछा है कि इतना सारा मार्केट में सनस्क्रीन मिल रहा है तो मुझे कौन सा चूज करना चाहिए, क्योंकि हर एक कंपनी अपना सनस्क्रीन का फायदा बताते हैं, परंतु वो यूनिफॉर्म वो जनरलाइज बताएगा, हर एक की इंडिविजुअल नीड अलग होती है। तो इसके लिए डर्मेटोलॉजी से, तो उससे बड़ा प्रिकॉशन क्या आप एक्ने प्रोन, एक तो आपकी जो डेली प्रोडक्ट जो होती है वो आपको खास ध्यान रखना है। डे क्रीम है, नाइट क्रीम है, सनस्क्रीन है, फेस वॉश है। डे क्रीम भी ऐसी होनी चाहिए कि नॉन कॉमेडोजेनिक होनी चाहिए। सनस्क्रीन भी ये जेल बेस्ड सनस्क्रीन होना चाहिए। फेस वॉश किया, थोड़े समय में ऑयल बन जाएगा, तो फिर वापस ये 20 सेकंड तो आप सिर्फ पानी से वॉश कर सकते हैं। फेस वॉश से 3 से ज्यादा बार फेस वॉश करना एडवाइजेबल नहीं है। तो ये वो आपका जो फाउंडेशन होता है वो भी आपको ऑयल फ्री होना चाहिए। वाटर बेस्ड जो फाउंडेशन होता है, जो भी आप मेकअप यूज करते हैं, वो भी वाइजली चूज करना चाहिए। नाइट क्रीम में भी आप रेटिनॉल बेस्ड जो क्रीम, इससे क्या है कि आपका जो पोर्स होता है, छिद्र, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स, वो दूर रहते हैं। प्लेंटी ऑफ वाटर, हाइड्रेशन जरूरी है। स्किन अगर डिहाइड्रेट होती है तो ये समर में वापस डैमेज होती है। स्किन ग्लो चला जाना, स्किन ब्लैक हो जाना, ये कॉमन है। जल जाना, क्योंकि यूवी रेस के साथ अभी इंटेंस लाइट भी आ जाती है, तो वो ज्यादा डैमेज करती है। तो आपको सनस्क्रीन भी, और आपको फेस वॉश, आपको डे क्रीम, नाइट क्रीम। नाइट क्रीम में रिपेयर वाला पार्ट भी होता है, इसमें हाइलोरिक एसिड भी होता है, वो रिपेयर करता है। एलोवेरा बेस्ड होता है। जो भी प्रोडक्ट है आपको पढ़ना जरूरी, इसमें नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए। बस वो 4 चीज ध्यान रखो। थोड़ा पौष्टिक बैलेंस डाइट, फ्रूट का यूज ज्यादा करो समर में। आपको रोज 30% आपके पोर्शन डाइट में फ्रूट होना चाहिए, और 2.5 से 3 लीटर पानी होना चाहिए, और सलाद भी। डाइट का कोई अल्टरनेट, चाहे कितना भी आप हमसे ट्रीटमेंट कराओ, आपका लाइफस्टाइल गड़बड़ वाला रहा तो स्किन जरूर आपसे जवाब मांगेगी। तो आशा रखता हूं धोनी जी आपका ये क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो हमें पर्सनली हमारे वेबसाइट में आप जरूर बता सकते हैं, हम आपको आंसर देंगे। सेकंड क्वेश्चन पूनम इनका, कैन वी यूज मॉइस्चराइजिंग इन समर? डेफिनेटली। एक मिथ होती है कि ऑयली स्किन होती है और एक ह्यूमिडिटी में आप मॉइस्चराइजिंग यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। 2 टाइप का मॉइस्चराइजिंग आता है, एक ऑक्लूसिव आता है, आपको ऐसा नॉन कॉमेडोजेनिक जिससे आपका छिद्र जो होता है ना पोर, वो क्लोज नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। अदरवाइज जो भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है हम एक ही जैसा सबको समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। हर एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम की प्रॉपर्टीज अलग होती है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि वो ड्राई स्किन के लिए बॉडी का जो मॉइस्चराइजिंग अलग रहता है, फेस का थोड़ा अलग रहता है। बॉडी में हम यूजुअली लोशन यूज ज्यादा करते हैं, क्योंकि वाइड एरिया होता है स्प्रेड के लिए। इसीलिए समर में भी आपको अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आपको जरा से लेना, क्वांटिटी थोड़ा कम कर देना, और ऐसा लगे तो 1 घंटे के बाद आपको निकाल देना। और मेजोरिटी आपको नाइट में लगाना, मेकअप रिमूव करने के बाद नाइट में लगाना जरूरी है 1 आवर। अगर आपको लगे कि मॉइस्चराइजिंग सिर्फ, तो अभी काफी क्रीम ऐसे आती है कि मॉइस्चराइजिंग के साथ जो रेटिनल बेस होती है, रेटिनोइक एसिड होती है, तो वो रिपेयर क्रीम हाइड्रोलिक एसिड बेस होती है, तो साथ में ये रिपेयर क्रीम भी करता है, रिपेयरिंग भी काम करता है और हीलिंग का भी काम करता है, और साथ में टाइटनिंग, ब्राइटनिंग और वाइटनिंग इफेक्ट भी देता है। तो कॉम्बिनेशन जो होता है, काफी इंटरनेशनल ब्रांड भी अवेलेबल है। इंटरनेशनल ब्रांड थोड़ी महंगी होती है, परंतु ये नैनो टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि हम काफी
हम इंग्रेडिएंट देखते हैं कि इसमें अच्छा इंग्रेडिएंट, पर जब काम कब करेगा, जब स्किन में अंदर जाएगा तब। हम चाहे पूरे दिन पढ़े पर याद नहीं रहे तो कभी कभी एक हल्की क्रीम आती है, थोड़ी चीप आती है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहता, तो वहाँ क्या पता नहीं चलता कि आप इंग्रेडिएंट जो आप लगा रहे हो अंदर जा रहा है कि नहीं। पेनिट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज कोई कोई चीज होती है कि सिर्फ ऊपर ही रहती है। हाँ, मॉइस्चराइजिंग के लिए सुपरफिशियल चलेगा, तो आपको एंटी एजिंग कोई चाहिए, कोई हीलिंग के लिए चाहिए, तो आपको जो एब्जॉर्प्शन वो है नैनो टेक्नोलॉजी वाली क्रीम जो होती है वो इफेक्टिव होती है। खास तो काफी जो विटामिन सी डेरिवेटिव होता है, एंटी एजिंग जो विटामिन रेटिनॉल बेस का जो क्रीम आता है, इसमें इसकी पेनिट्रेशन कितनी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉइस्चराइजिंग लगाना चाहिए, पर जो भी मॉइस्चराइजर आपको वाइजली चूज करना चाहिए, स्पेसिफिकली नॉन कॉम्प्रोमाइजेनिक होना चाहिए। और आपको ऐसा लगे बहुत ऑयली है तो शॉर्ट कॉन्टेक्ट 1 से 2 घंटे रखिए, फिर आप निकाल सकते हो। एक भारती का क्वेश्चन है कि माई हेयर गेट्स वेरी ऑयली, व्हाट शुड आई डू। यस, उससे ऐसा क्वेश्चन पूछा कि मेरा हेयर ऑयली है, तो इसमें सर में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्काल्प और बाल दोनों को चाहिए। किसी का क्या होता है, स्काल्प ऑयली रहता है तो बाल ड्राई रहता है, और उससे उल्टा भी होता है, क्योंकि जिसका बाल जो ड्राई रहता है इसमें सिबोरिया बोलते हैं। जैसे मुंह में कैसे ऑयल बनता है, वैसे स्काल्प में भी ऑयल बनता है। मुंह में वो मुंह से करते हैं, पर स्काल्प में से मुंह से नहीं होता है। इससे जो ऑयल जो बनता है वो डिफ्यूजली स्प्रेड हो जाता है, और वो जब वो ड्राई हो जाता है तो वो फंगस दिखता है फंगस में, पर एक्चुअली वो ड्राई सिबम होता है। तो ड्राई सिबम वो क्या इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। तो लंबे समय डैंड्रफ जो बोलते हैं कि सिबोरिक स्काल्प की वजह से बाल वाइट हो जाना, बाल की क्वालिटी रफ हो जाना, बाल का फॉलिंग भी बढ़ जाता है। तो आप देखो, जिसका प्रीमेच्योर छोटी एज में बाल वाइट हो जाए उसकी स्किन ऑलवेज जो बोलते हैं स्काल्प ऑलवेज ऑयली रहता है। जिसकी स्किन ऑयली रहती है, स्काल्प ऑयली रहता है, इसका बाल जो होता है जल्दी वाइट हो जाता है, हेयर फॉलिंग भी रहता है। तो अगर आपका वेरी ऑयली है तो आपको थोड़ा इसमें ऑयल कंट्रोल कैप्सूल भी आती है, पर वो डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस से आपको लेना चाहिए। आइसोटेटिन करके कैप्सूल आती है, वो वेट के साथ लेना चाहिए। कितने समय लेना चाहिए, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कहाँ नुकसान करती है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट को आपको बताएंगे। और आपको अगर ज्यादा फंगस रहता है, इसकी एंटी फंगल कैप्सूल भी आती है, वो पल्स थेरापी में 15 दिन ऑन 15 दिन ऑफ ऐसा थेरापी भी आता है। और काफी ऐसा सॉल्यूशन आता है लोग लगाने का कि रात को ओवरनाइट लगा के, इसमें कीटेकोनोजल जो आता है वो स्टे ऑन लेसन बोलते हैं, रात को लगा के फिर सुबह आपको वॉश करना है हफ्ते में 2 बार। और आपको जो ऑयल यूजुअली जिसके बाल बहुत ऑयली, उसको ज्यादा ऑयल नहीं लगाना, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना चाहिए। जब भी आप शैम्पू करो इसके 1 घंटे पहले लगा के फिर इसको वॉश करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि बाल डैंड्रफ जो होता है ना बढ़ता है, क्योंकि वो ऑक्लूजन का काम करता है। तो आशा रखते हो आपका सॉल्यूशन मीन्स आपका जो क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन मिल गया आपको। तो इसका कैप्सूल आता है, इसका सॉल्यूशन आता है, और आपका जो शैम्पू और आपका कंडीशनर आपको वाइजली चूज करना चाहिए। एकदम हर्ष जो बोलते हैं ना वो शैम्पू यूज नहीं करना चाहिए। इसमें माइल्ड भी आता है और थोड़ा एग्रेसिव है। अगर कोल्टार बेस्ड जो शैम्पू आता है ना, जिसको सोराइसिस होता है, स्काल्प बहुत थिक स्केली बनता है, इसको कोल्टार बेस्ड देते हैं शैम्पू। फॉलोड बाय शैम्पू आपको कंडीशनर करना ही चाहिए। जब भी आप हफ्ते में 2 बार शैम्पू और कंडीशनर का हैबिट डाल दो। और जिसको आउटडोर एक्टिविटी बहुत घूमना है, बाल में डस्ट ज्यादा, उसको डेली करना है, पर माइल्ड शैम्पू से। आपको हफ्ते में 2 बार मेडिकेटेड शैम्पू, बाकी का दिन रूटीन शैम्पू जो माइल्ड शैम्पू यूज करना चाहिए। एक और क्वेश्चन, डज हेयर क्वालिटी डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ स्किन? 100%, क्योंकि आप क्या बोलते हैं अंदर डालेंगे वही तो ग्रो होंगे। तो स्किन में होगा तभी बालों में आएगा। स्किन जो भी हमारा स्किन बोलते हैं, जमीन बोलते हैं ना, स्किन के नीचे जो बाल का रूट होता है, तो वहां से जो न्यूट्रिशन मिलेगा, इसका जो एनवायरमेंट हो, इसकी इफेक्ट बाल में पड़ेगी 100%। और नीचे जो होता है इसमें न्यूट्रिशन होता है, इसका ब्लड सप्लाई होता है, आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है, B12 होता है, ट्रेस एलिमेंट जो मैग्नीशियम, क्रोमियम, सेलेनियम, जो ट्रेस छोटी छोटी कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो सब क्या बोलते हैं, गाड़ी में हम पेट्रोल भरते साथ में ऑयल कैसे डालते हैं, तो लुब्रिकेशन गाड़ी अच्छी रहती है। तो ये स्ट्रेस एलिमेंट जो विटामिन, आयरन, वो सब क्या बाल की क्वालिटी को बरकरार रखता है, हेल्दी रखता है। इसीलिए स्किन की क्वालिटी आपकी स्काल्प की खराब है तो बाल ऑटोमेटिक खराब। किसको बार बार सर में फुंसी होती है, पस वाली, तो उससे भी स्किन में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है और बाल को डैमेज करता है। एक और कोई, हाउ ऑफन शुड आई एक्सफोलिएट माय स्किन? आकाश ने क्वेश्चन पूछा है। आकाश जी, ये डिपेंड करता है आपकी स्किन कैसी है। DDT ड्राई स्किन है
डार्क स्किन है और थिन पतली स्किन है तो आपको ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो क्या कभी कभी एक्सफोलिएंट से स्किन में ड्राइनेस भी आ जाती है, स्किन सेंसिटिव भी हो जाती है और नॉर्मल जो मॉइस्चराइजिंग होता है वो भी खेद लेता है। तो आपको हफ्ते में एक बार और 15 दिन में एक बार मैक्सिमम वंस ए वीक, और अगर आपको क्या बोलते हैं ज्यादा करना है, मीन्स डिपेंड करता है कि इसमें आपकी स्किन ऑयली है और थिक स्किन है तो आप ज्यादा कर सकते हैं, ट्वाइस ए वीक भी कर सकते हैं, पर मॉडरेटली वंस ए वीक और मैक्सिमम एवरी 15 डेज करना चाहिए। एक्सफोलिएशन के छिद्र जो होता है खुल जाता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और न्यू टिश्यू जो होता है वो स्टिमुलेट होता है, तो फायदा है। परंतु जो भी करो एनीथिंग एक्सेस पॉइजन, तो वो समझ के करना। एक श्रेया का क्वेश्चन है कि इफ आई यूज ए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एंड इट कॉजेज सम सेंस ऑफ इरिटेशन, डज इट मीन दैट प्रोडक्ट इज वर्किंग? क्वेश्चन ये है, श्रेया जी ने पूछा है कि अगर मैंने कुछ क्रीम लगाया और मुझे बर्निंग जलन होता है तो ऐसा समझना कि ये क्रीम काम कर रही है? यस, 10-15 सेकंड तक अगर बर्निंग इरिटेशन रहे तो आप मान सकते हैं। अगर प्रोलॉन्ग इरिटेशन बर्निंग रहे तो ये आपके लिए सूट नहीं है, आपको ये चेंज करना पड़ेगा। ये दो चीज से होता है, इधर क्रीम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, का क्रीम का पीएच वैल्यू जो होता है वो थोड़ा इंटेंस है, ज्यादा है, तो आपको क्रीम में चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी आप सैलिसिलिक बेस फेस वॉश करते हो तो 10-15 सेकंड तक जलता है। कोई भी क्रीम, रेटिनो बेस आप क्रीम लगाते हो थोड़ा समय के जलता है, तो बाद में वो शांत होना चाहिए। तो ये अगर ज्यादा जले तो आपको समझना है कि आपका प्रोडक्ट बदलने का टाइम हो गया है। माई नेल, एक क्वेश्चन तानिया का क्वेश्चन, माई नेल्स कीप ऑन ब्रेकिंग, व्हाट शुड आई डू? नेल ब्रेक होना दो चीज से होता है, एक ऑक्यूपेशनल मीन्स कोई लेडीज बार बार बर्तन कोई भी काम करते हैं तो ट्रोमा, कोई वर्कर काम करता है बार बार हाथ से ट्रॉमा होता है तभी ब्रेकिंग होता है। दूसरा डेफिशिएंसी होता है, मानो कि कोई कैल्शियम की, आयरन की, B12 की, काफी ऐसी होती है कि डेफिशिएंसी वजह से वो प्रोटीन डेफिशिएंसी बनती है, क्योंकि बाल और नेल 80-90% प्रोटीन से बनता है। तो प्रोटीन अगर शरीर में कमी है, कैल्शियम की कमी है तो बाल तुरंत जवाब लेगा। तो आपको ब्लड टेस्ट करके वो डेफिशिएंसी पहले तय करनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप देखना ट्रॉमा नहीं हो रहा है ना, बाल में सॉरी, जैसे हम यहाँ क्या बोलते हैं ऑयल डालते हैं बाल में, वैसे इसको भी मॉइस्चराइजिंग की जरूरत है। नेल हमारा सबसे निगलेक्टेड पार्ट है, इवन फीमेल भी निगलेक्ट करती है, काम के चक्कर में उसका ध्यान नहीं रहता। जो बोलते हैं ना कि मैनिक्योर पेडिक्योर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अच्छा वाला कोई पार्लर होता है तो ये कर सकते हैं, क्योंकि ये डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं कर। परंतु आपकी जो कोई डेफिशिएंसी होती है तो डर्मेटोलॉजिस्ट बताएंगे, और आपको जो होता है वो 5-6 महीने तक कोर्स करना जरूरी है। और बाद में आपको डाइट, मेन डाइट है। हमारे में क्या होता है, डाइट को लोगों को कम ध्यान रखना है, सब मेडिसिन पे डिपेंडेंट ज्यादा हो गया। आपने सर एक पथी में मेडिसिन, बीपी वाला बोले कि सॉल्ट नहीं खाना है, सॉल्ट वो छोड़ेंगे नहीं तो बीपी कम नहीं होगा। शुगर वाले को बोले कि शुगर नहीं खाने का तो वो छोड़ेंगे, इसीलिए वो बोले कि आप दवाई दे दो पर हम खाना खाएंगे, तो वो गलत चीज है। आज नहीं तो कल आपको जवाब देना ही पड़ेगा, और वो मिलता है जवाब सबको। एक क्वेश्चन है अमन का, हाउ डू आई ट्रीट ओपन पोर्स? छिद्र जो बनते हैं, जिसकी ऑयली स्किन होती है ना, इसको लेटर एज में जब स्किन लूज होती है ना तब ओपन पोर्स ज्यादा दिखता है। तो इसके लिए एस्ट्रिंजेंट आता है, जो आप होम केयर जो होती है ना, तो इसमें रोज वाटर होता है, सबसे बेस्ट एस्ट्रिंजेंट आप घर पे यूज कर सकते हो। बाकी तो जो ट्रीटमेंट जो आती है काफी, इसमें माइक्रोडर्मा एब्रेसिव बोलते हैं, इसमें नीडल RF बोलते हैं कि छोटी छोटी नीडल से इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी से स्किन पोर टाइट होते हैं। इसके अलावा फ्रेक्शनल CO2 लेजर, याग लेजर, मीजो बोटॉक्स से भी आप टेम्पररी कोर्स होता है, कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन है और बोला कि मुझे महीने के बाद नहीं दिखना चाहिए तो ये होता है। इसके अलावा हाइड्रेटिंग फिलर आता है कि जो पूरे फेस में डॉट डॉट करके नीचे से स्किन प्लम्प होती है, तो ये ओपन पोर्स कम दिखता है। एक क्वेश्चन, माय नेल हैव बिकम बिट येलोइश, इज इट नॉर्मल? इफ नॉट व्हाट इज ट्रीटमेंट? प्रियांशी का क्वेश्चन है कि नेल थोड़ा येलो हो गया, ये नॉर्मल तो नहीं है। दो चीज से येलो होता है, एक जॉन्डिस में भी होता है और दूसरा होता है हाइपर विटामिनोसिस A। कभी कभी क्या है कि वो बहुत कैरोट, बहुत ज्यादा विटामिन A का डोज दवाई भी ज्यादा खाया तो ड्रग टॉक्सिसिटी से भी ये होता है। तो इसमें रूट कॉज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, CBC, और बाकी का जो B12 टेस्ट करके अगर सब कुछ नॉर्मल होता है तो ये चीज लेजर की मदद से निकल जाती है। अगर बाद में आए तो, अगर जेनेटिक किसी को होता है, येलो नेल सिंड्रोम बोलते हैं, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। परंतु कोई डेफिशिएंसी से कुछ हुआ और बाद में कुछ हुआ तो आप काफी दवाई आती है, काफी टेक्निक आती है, आप इससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना पड़ेगा। क्वेश्चन, आई एम हैविंग
हेयर रिडक्शन कोई ट्रीटमेंट છે? संदीप ने पूछा कि संदीप भाई ने ये नहीं बताया कि कौन से एरिया में हेयर रिडक्शन करना है, पर सके अभी क्या है कि लेजर जो अत्याधुनिक आया है कि वर्ल्ड का बेस्ट लेजर अभी इंडिया में आ गया, तो लाइट से ड्यूएट है, आल्मा है, काफी प्राइम लेस कंपनी है, मीडियो स्टार है, ये कंपनी की मदद से विदाउट पेइन कोई साइड इफेक्ट बिना आप लेजर हेयर रिमूव कर सकते हैं। इसमें क्या एरिया होता है, मेल यूजुअली बियर्ड शेपिंग करते हैं, ईयर में करते हैं, इन बिटवीन आईब्रो में करते हैं, चेस्ट में करते हैं, इवन अभी मेल जेनाइटल में भी हेयर रिमूव करने आते हैं ताकि वो बार बार हेयर रेजर से उसको ठीक नहीं लगता, तो ये सॉल्यूशन आता है। तो डिपेंड करता है कि आपके कौन से एरिया में हेयर रिमूव करना है, परंतु अभी ये सब टेक्निक से पॉसिबल है। एक क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट फंगल हेयर फॉल सॉल्यूशन। हिरेन भाई का क्वेश्चन है हेयर फॉल। एक तो ये रूट कॉज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किससे हो रहा है। अगर कोई डेफिशिएंसी की वजह से, कोई स्ट्रेस की वजह से, कोई जेनेटिक, किसी को क्या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं, वो जेनेटिक कॉज होता है, तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डेफिशिएंसी, कोई डिजीज, अभी कोविड के बाद भी काफी हेयर फॉल बढ़ गया है, कोविड वैक्सीन के बाद, कोविड इन्फेक्शन के बाद, स्ट्रेस की वजह से, मॉनिटरी लॉस की वजह से स्ट्रेस, उससे भी स्ट्रेस बनता है और उसकी वजह से भी बाल जा रहा है। क्रश डाइटिंग होता है, कोई दवाई की वजह से हेयर फॉल होता है, तो ये काफी, एक तो रूट कॉज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसमें बाद मेडिसिन आती है, सप्लीमेंट आती है, विटामिन आता है, एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग आता है लाइक फिनास्ट्रेट, अदर ड्रग्स आता है, और ट्रीटमेंट में मेसोथेरापी और ये पीआरपी थेरापी है। पीआरपी में भी एक एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं कि एडवांस वर्जन है, जीएफसी बोलते हैं, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं, कि जिसमें टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी अंदर ग्रोथ फैक्टर होता है और आपका पीआरपी का ऐड करके देते हैं, तो ये काफी इफेक्टिव है। तो हिरेन भाई, रूट कॉज आइडेंटिफाई कर, सॉल्यूशन पक्का है। पहले मेडिसिन से, अगर नहीं होता तो इंजेक्शन से, फिर भी नहीं होता ट्रांसप्लांट से, सब ऑप्शन अभी अवेलेबल है। सनस्क्रीन डज नॉट सूट मी, व्हाट शुड आई यूज इंस्टेड ऑफ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन सूट नहीं होता सनस्क्रीन की वजह से, तो इसमें फिजिकल सनस्क्रीन आता है। इसमें क्या दो टाइप का सनस्क्रीन आता है, केमिकल एंड फिजिकल। जो भी एलर्जी जो होती है यूजुअली केमिकल सनस्क्रीन से होती है, फिजिकल सनस्क्रीन यूजुअली इनर्ट होता है, मींस इतना एक्टिव नहीं होता, इसमें जिंक ऑक्साइड और टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है, तो इससे यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आता, तो आपको ये चूज करना है। फिर भी आपको रिएक्शन आता है तो कैलामाइन दी बेस्ट सनस्क्रीन होता है, कि वो फिजिकल सनस्क्रीन होता है, परंतु वहाँ दिखने में आपको थोड़ा व्हाइट दिखेगा, पर आपको कोई इरिटेशन, कोई गड़बड़ नहीं दिखेगा। तो वर्स्ट वर्ष आप कैलामाइन लोशन होता है वो यूज कर सकते हो, अच्छी कंपनी का। एक मैक्सिका मैसेज है, इज विटिलिगो क्यूरेबल। विटिलिगो 5 चीज वाला जो होता है वो ध्यान रखना है। अगर 10 साल से ज्यादा समय हो गया तो डिफिकल्ट है। बॉडी का 30% एरिया से ज्यादा एरिया में स्प्रेड हो गया, डिफिकल्ट है। स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होता है, मदर फादर को है, उस पेडिग्री में है, तो डिफिकल्ट है। चौथा है कि जहां बाल नहीं है, मानो हड्डी वाला एरिया में, तो वहां डिफिकल्ट है। 5वां की स्किन में है, बाल भी है, परंतु बाल व्हाइट हो गया, तो वो जगह पे मेडिसिन से नहीं मिलता है, वहां सर्जरी का ऑप्शन जरूरी है। तो जब भी आपका इन शॉर्ट बॉडी में 30% से नीचे अगर आपका विटिलिगो है, तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल से पॉसिबल है, तो जब 30% से ज्यादा एरिया में है तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना, अर्ली ट्रीटमेंट बेटर। लोग क्या है कि अर्ली ट्रीटमेंट यहाँ आयुर्वेदिक, वो ये बाउची ऑयल, इसमें इतना समय वेस्ट कर देते हैं कि जब एक्चुअल डर्मेटोलॉजिस्ट मिलने के समय में आपका वो इम्पोर्टेंट समय चला जाता है। इसलिए अर्ली ट्रीटमेंट बेटर ट्रीटमेंट, और वो ठीक होने के बाद भी आपको 3 से 5 साल ध्यान रखना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, ठीक हो जाते, छोड़ देते, वापस दूसरी जगह पे निकल जाए, वापस दवाई लेते, छोड़ दे, ऐसा 3-4 बार होने के बाद पूरे बॉडी में ये स्प्रेड हो जाता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी और डाइट कंट्रोल बहुत जरूरी है, विटिलिगो में मिट सकता है। इन शॉर्ट, प्रिवेंशन फॉर हेयर थिनिंग इन फीमेल्स, जेनी। हाँ, अभी तो यूजुअली क्या होता है, पहले ज्यादातर मेल लोग के बाल हेयर फॉलिंग के लिए आते थे, का ट्रीटमेंट का ट्रांसप्लांट, तो इसके बाद अभी फीमेल काफी लोग आते हैं कि हेयर थिनिंग, तो ये 5-6 इसका रूट कॉज होता है थिनिंग होने। तो ये पार्लर प्रोसीजर काफी बढ़ गई है। हाँ, पार्लर प्रोसीजर बुरी नहीं है, पर अगर आपके हेयर को सूट नहीं होता है तो आपको नहीं करनी चाहिए। तो इसी के बार बार स्ट्रेटनिंग से, केमिकल से वो बाल का रूट थोड़ा वीक हो जाता है, तो थिनिंग भी होती है। एक हार्मोनल इन्फ्लुएंस है, जैसे मेल पैटर्न होता है, ऐसे फीमेल पैटर्न बालनेस भी आता है, तो इसमें भी धीरे धीरे बाल कम होता है। काफी फीमेल वेट कम करने के चक्कर में इतना क्रश डाइटिंग करती है, तो जो एसेंशियल विटामिन शरीर में कम हो जाता है।
चौथा कि स्ट्रेस की वजह से फीमेल को काफी स्ट्रेस होता है, हाउस वाइफ का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, बच्चे का स्ट्रेस, पतिदेव का स्ट्रेस, सासू ससुर का स्ट्रेस, मीन्स स्ट्रेस का एक क्या बोलते हैं हाउस होता है। तो फीमेल में भी अभी ये थिनिंग होने लगा। पहले क्या काम भी इतनी करती, स्ट्रेस भी नहीं था, अभी उल्टा हो गया, काम भी बढ़ गया और स्ट्रेस भी बढ़ गया साथ में। तो सबसे ज्यादा नुकसान बाल को होता है। तो रूट कॉज आइडेंटिफाई करके फिर इसका सॉल्यूशन देते हैं। इसलिए फीमेल में भी अगर हेयर फॉलिंग होता है तो इसका सटीक सॉल्यूशन है, तो आपको क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। वो ट्रीटमेंट शुड आई डू फॉर डबल चिन? यस, ये बर्निंग इश्यू है, क्योंकि चाहे कितना भी वेट आप कम करो पर डबल चिन ऐसी जगह है कि वहाँ सबसे क्या बोलते हैं कि लास्ट में जाती है और सबसे पहले आती है। तो डबल चिन कम करने के चक्कर में पूरे मुंह अंदर चला जाता है, पर डबल चिन ऐसे रहते हैं। डबल चिन के लिए काइबेला इंजेक्शन आता है, 5-6 इंजेक्शन का वो कोर्स होता है, 1 मंथ देते हैं, हर महीने 2 to 3 cc देते हैं। इसे धीरे धीरे ये क्या बोलते हैं कि फैट पिघलती है। वो मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। किसी को सर्जरी करते हैं तो 2 क्रायोलिपोलिसिस, जो लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है ना वो फ्रीजिंग, तो ये क्रायोलिपोलिसिस से उसको प्रोब आता है, वो लगा के इसमें 30-40 मिनट रखना है और 6 सेशन आता है बंदे। और किसी को एक ही सेशन में निकलना है तो लाइपोसक्शन, वेजर लाइपोसक्शन हम सख्या स्किन क्लिनिक में अभी लेके आए। तो वेजर से क्या होगा, एक सेशन में अल्ट्रासाउंड की मदद से कोई का इंसिजन चकाचकी वाला नहीं है, छोटा सा प्रोब से पूरा फैट इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसी को एब्डोमेन, पेट का जो भाग होता है, चाहे कितना भी डाइटिंग एक्सरसाइज करे नहीं उतरते, जिसके लिए वेजर बेस्ट प्रोसीजर है। और किसी को यहाँ काफी फैट रहता है, तो पहले अगर सिर्फ फैट कम करे तो स्किन नीचे आ जाती है, तो वेजर की मदद से आपको टाइटनिंग भी होता है और स्किन में फर्मनेस भी आती है और फैट निकल जाती है। तो वेजर होता है वो वजन कम करने के लिए नहीं है, इससे वजन कम नहीं होता, पर इससे ईच लॉस होता है। मानो पेट का भाग ऐसा है, जब बॉडी पतला होता है पेट बाहर आ जाता है। काफी शुगर वाले को ऐसा होता है, बॉडी पतला रहता है टमी बाहर आ जाती है, तो इसके लिए वेजर आइडियल है। इसमें कोई काप कुपी नहीं है, इसलिए सुबह किया शाम को घर चले जाए। तो ऐसे डबल चिन में आप वेजर की मदद से कर सकते हो। काइबेला, क्रायोलिपोलिसिस एंड वेजर, 3 टेक्निक। इज टैटू रिमूवल पॉसिबल? सोनल, यस। टैटू रिमूवल जो ब्लैक टैटू होता है वो इंडिया में कॉमन होता है, वो इजीली चला जाता है, 6 से 10 सेशन की जरूरत पड़ती है। परंतु तो जब प्रोफेशनल टैटू होता है वो डीप होता है, जब मल्टी कलर होता है, इसमें टाइम लगता है, 15-20 सेशन भी लगता है। और जब हमें लगता है ज्यादा सेशन है तो हम सर्जरी भी कर देते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग, दूसरी जगह पर स्किन लेके ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा है। परंतु एरिया अगर बहुत बड़ा होता है तब दिक्कत रहती है। तब अभी जो होता है क्यूसिज एरिया लेजर होता है। बड़े एरिया के लिए पिको लेजर अभी नया आया है मार्केट में, अभी तो गुजरात में नहीं आया है, परंतु क्योंकि गुजरात में टैटू का केस कम है, सिर्फ हमारा सिंगल कलर ज्यादा होता है, इसीलिए अभी का क्यूसिज एरिया लेजर से आप निकाल सकते हो। इज नॉन सर्जिकल क्रायोलिपोलिसिस अवेलेबल एट सख्या स्किन क्लिनिक? यस, वी हैव क्रायोलिपोलिसिस मशीन है, इससे ईच लॉस होता है, कोई सर्जिकल नहीं है, इसमें कोई डाउन टाइम नहीं है, आप करवा के सीधा अपने काम पे जा सकते हैं। इसमें ऐसा प्रोब आता है, जो एरिया में आपको फैट निकालने वो एरिया में लगा के 30 मिनट से 45 मिनट रखना है, फिर आप निकाल के फिर जा सकते हैं। तो इससे आपका 6 सेशन में कम से कम 2 से 4 इंच आपको कम होता है। और ये क्रायोलिपोलिसिस से जो फैट जाता है परमानेंट जाता है, वो क्या फैट सेल्स को लाइज करता है। बाकी कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी, बाकी जो स्टिमुलेटर आता है मसल स्टिमुलेटर, इससे क्या होगा, फैट सेल क्वीज होता है, जाता नहीं, जैसे आप छोड़ देते हो वापस आ जाता है। लाइपोसक्शन और ये जो क्रायोलिपोलिसिस टेक्निक, यही टेक्निक, इससे जितना भी फैट गया आपका शरीर में से परमानेंट गया। परंतु आपने बाद में खाने का ध्यान नहीं रखा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो बाकी का जो फैट सेल होता है ना वो बढ़ जाता है। 600 kg वेट होता है और 60 kg वेट होता है, नंबर ऑफ फैट सेल सेम रहता है। जब से आपका बर्थ हुआ तब से जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता है फैट सेल की साइज बढ़ती जाती है। मानो कि आपके एब्डोमेन से क्रायोलिपोलिसिस से और वेजर से 1 लाख सेल निकाल दिया, बाकी का 5 लाख सेल है, अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो वो बड़ा होके 25 लाख सेल जैसा साइज हो जाता है। इसीलिए कभी भी लाइपोसक्शन कराओ, वेजर कराओ, क्रायोलिपोलिसिस कराओ, आपको बाकी की लाइफस्टाइल ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, फिर ऑनगोइंग प्रोसेस हर साल आप आते रहेंगे। ये मेन किसके लिए कि चाहे कितना भी एफर्ट करो आपका कोई फैट नहीं जाती, इसके लिए बेस्ट है लाइपोसक्शन एंड वेजर। इफ डैंड्रफ इज नॉट क्लियर विथ एंटी डैंड्रफ शैम्पू, एनी अदर ऑप्शन, तो दवाई आती है इसमें, क्योंकि फिर अंदर रूट कॉज, क्योंकि
ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू क्या था, केराटोलाइटिक होता है, वो क्या डेड स्किन जो है इसको हटा देता है, तो डेड स्किन जब बढ़ती ज्यादा है तो वो बढ़ने का काम कम करना पड़ेगा, इसीलिए मेडिकल ट्रीटमेंट आती है, खाने की एंटी फंगल दवाई होती है, ऑयल कंट्रोल की दवाई होती है, और कोई डेफिशिएंसी होती है विटामिन B12, D3, आयरन कम होता है तो भी ये बार बार होता है, तो डेफिशिएंसी, और किसी को ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रहता है, इसकी स्किन काफी ऑयली रहती है, तो वो भी अगर बड़ी उम्र रहती है तो ब्लड टेस्ट भी करना जरूरी है। तो ऑप्शन जो होता है काफी है, ट्रीटमेंट सटीक है, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप रूट कोज आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। हाउ डू आई ट्रीट स्कार बिकॉज ऑफ पिंपल्स? अच्छा, एक तो दो चीज से होता है, जेनेटिक टेंडेंसी होता है, फादर मदर में स्कार होता है तो बच्चे में आ सकता है। दूसरा कि वो तोड़ने की आदत, दबा के कुछ न कुछ निकाल देते, बार बार ट्रोमा से ये स्कार पड़ जाता है। तो स्कार के लिए 5 डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। एक तो क्या बोलते हैं फ्रैक्शन CO2 लेजर टेक्नोलॉजी है, एक अर्बियन ग्लास टेक्निक है, एक नीडल RF MNRF बोलते हैं, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, इससे स्कार निकल जाता है। बाद में PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो बोलते हैं कि वो अंदर इंजेक्ट कर देते हैं तो ताकि नया स्किन बन जाए। बाकी का जो होता है जो बेसिक एक्ने स्कार प्रोसीजर होती है 5वीं, इसमें क्या होता है सब्सिजन आता है, नीडल से जो अंदर जो सेप्टा बन जाए नीडल से ऐसे ही तोड़ देते हैं ताकि स्किन रिलीज होती है। बाद में पंच एक्सीजन, पंच ग्राफ्टिंग होता है, डर्मल ग्राफ्ट मीन्स कान के पीछे से थोड़ी स्किन 3-4 मिलीमीटर लेके जो खड्डा है नीचे इंसर्ट कर देते हैं। और बाद में फिलर भी है, कोई बोले कि मुझे 15 दिन के बाद शादी है और स्कार है तो फिलर इंस्टेंट के लिए फिलर नीचे डाल देते हैं, कॉस्टली होता है। इसमें फैट भी आता है, आपके पेट में से फैट लेके उसको बोलते हैं नैनो फैट ट्रांसफर, वो सिरिंज से फैट लेके सेंट्रीफ्यूज करके गाल में ही फैट अंदर डाल देते हैं। तो काफी ऑप्शन है, डिपेंड करता है आपका बजट, आपकी नीड कैसी है और कितना स्कार गहरा है और कितना पुराना है। व्हाट शुड आई डू फॉर डार्क सर्कल? डार्क सर्कल का भी डिफरेंट रीजन है। किसी को होलोनेस, आई में नीचे फैटी नहीं होती, मीन्स चमड़ी चिपक जाती है तो उसको शेडो इफेक्ट पड़ती है, तो वहां तो फिलर ही बनना पड़ता है। किसी को स्किन ड्राई होती है, इसकी वजह से डार्क दिखता है। अगर आप स्किन स्ट्रेच करो तो नॉर्मल होती है, जैसे छोड़ दो तो वापस ये डार्क दिखती है, तो इसमें हाइड्रेशन की पानी की कमी होती है। किसी को एजिंग की वजह स्किन लूज हो जाती है तो इसके लिए वो टाइटनिंग चाहिए, जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी चाहिए और नीडल RF चाहिए। तो इन शॉर्ट, और किसी को फिर डेफिशिएंसी वजह से, विटामिन की कमी की वजह से, नींद कम होने की वजह से, कांस्टेंट टीवी के सामने बैठ से, कांस्टेंट मोबाइल के सामने, ब्लिंकिंग नहीं होता है ना, तो सर्कुलेशन नहीं होता है, तो रूट कॉज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर मेडिसिन, फिर प्रोसीजर, फिर इंजेक्टेबल काम लगेगा। इज देयर एनी साइड इफेक्ट ऑन स्किन इफ यू टेक स्टीम डेली? स्टीम अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ले सकते हैं, अदरवाइज आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पिंपल्स बढ़ाएंगे, क्योंकि वो स्टीम से सिबोरिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। कैन हैंड सैनिटाइजर कैन रिस्क ऑफ एक्ने? यस डेफिनेटली। अभी हमारे पास OPD में एक्जिमा के पेशेंट काफी बढ़ गए, इवन विटिलिगो जो तो सफेद दाग होता है इसको यहाँ विटिलिगो बढ़ गए ड्यू टू हैंड सैनिटाइजर, क्योंकि अल्कोहल में जो होता है इससे का स्किन ड्राई हो जाता है, ट्रोमा होता है तो फिर विटिलिगो बोलते हैं किंडर फिनोमेना, दाग बढ़ जाता है। तो हैंड सैनिटाइजर इसमें क्या होता है, 2 टाइप का आता है, अल्कोहल बेस और नॉन अल्कोहल बेस। अगर नॉन अल्कोहल बेस में जो होता है वो एलोवेरा बेस होता है, नीम बेस होता है, काफी मार्केट में अवेलेबल है। अदरवाइज अगर आपको फिर भी अल्कोहल बेस लेना है तो माइल्ड अल्कोहल आता है, सिटाइल अल्कोहल बोलता है, कि जो सिटाफिल में जो आता है क्लिंजर, तो आप यूज कर सकते हैं। परंतु फिर भी आपको 100% अल्कोहल के सामने एलर्जी है तो आपको वो मत यूज करना, क्योंकि एक्जिमा वाले प्रोन को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आप जो डव का जो आता है, इसमें जो मॉइस्चराइजिंग वाला होता है हैंड वो आप यूज कर सकते हैं। डेटोल, लाइफबॉय तो कभी मत यूज करना, जिसकी सेंसिटिविटी है, बाकी सब यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या वो एकदम स्ट्रॉन्ग आता है, जिससे कि एक्जिमा बढ़ता है। तो आशा रखता हूँ मेजोरिटी क्वेश्चन कवर हो गया। फिर भी कुछ आपको क्वेश्चन है तो हम 8 दिन डेली बैठने वाले हैं डिफरेंट टॉपिक पे। तो हम कल शाम को 6 बजे वापस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।